गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं और जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है वो आपके 6 सेमेस्टर के अंदर है B2 सिलेबस के अंदर। तो बेसिकली जब जो पूरी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ रॉ वाटर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम 2 यूनिट पढ़ेंगे। सेकेंड इज़ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम 2 यूनिट पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज़ एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, जिसके अंदर हम 1 यूनिट पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक स्क्रीन खुली हुई है, इसके अंदर से बताया गया है आपको कि पहला पैरा जो है दैट इज़, देखिए ये है हमारा सोर्स वाटर, सब सरफेस वाटर, सोर्स सरफेस वाटर। ये सोर्स है बेसिकली, पानी के सोर्स है बेसिकली ये। तो पहला क्या है हमारा सरफेस, सेकंड इज़ सब सरफेस, थर्ड इज़ डैम ऑब्लिक रिजर्वायर। तो ये हमारे सोर्स है जहाँ से मेरा पानी आ रहा है। पाइप 1 से मेरा पानी आ रहा है, ये पानी कहाँ जाएगा, पंप में जाएगा। ये वाला पानी पाइप 1 से जाएगा पंप के अंदर, उसके बाद पाइप 2 में जाएगा। ये पाइप 1 से ही पानी कहाँ जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाने से जो मेरा पहले पानी होगा दैट इज़ नोन एज रॉ वाटर, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो मेरा पानी आ जाएगा दैट इज़ नोन एज ट्रीटेड वाटर। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ही जाएगा सर्विस रिजर्वोयर में, जिसको आप देखते हैं अपने आसपास टंकी बनी होती है येलो कलर की। उसके बाद ये पाइप सेकंड से जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। तो हम यही पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो नीचे आते हैं हम, देखिए इसके अंदर जो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या है देखो। तो सोर्स ऑफ वाटर हो गया, क्वालिटी ऑफ वाटर हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो गया, वाटर डिमांड हो गया, पाइप्स यूज टू कैरी वाटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एंड सर्विस रिजर्वायर हो गया। तो हम ये पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। आगे नीचे आते हैं हम, देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर की। तो जो वाटर हम यूज़ में लेने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके के पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो एनी सैंपल ऑफ वाटर विच इज़ यूटिलाइज्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड नॉट बीन सब्जेक्टेड आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट रिफर्ड एज रॉ वाटर सैंपल। मतलब कोई भी सैंपल पानी का जो नेचुरल सोर्स से लिया गया है और उस पर कोई भी क्या ट्रीटमेंट नहीं किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, रॉ वाटर सैंपल। उसके बाद इन ऑर्डर टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ वाटर सडन इंडिकेटर एंड पैरामीटर आर टू बी यूज रिफर्ड एज वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। मतलब उस पर्टिकुलर पानी की क्वालिटी को जानने के लिए, पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स यूज़ किए जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब इस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, सेकंड इज़ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, थर्ड इज़ बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम इन पैरामीटर के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद इनको हटाते कैसे हैं, कैसे कैसे रिमूव करेंगे, उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है ये वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है इनको हम फील कर सकते हैं या फिर सेंस कर सकते हैं हमारे सेंसेस के द्वारा। तो एनी पैरामीटर विच कैन बी फेल्ट और सेंस आर एनी ऑफ आर सेंसेस आर रिफर्ड एज फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दैट इज नोन एज PWQP। ओवरऑल दे इंडिकेट फिजिकल क्वालिटी ऑफ द वाटर। मतलब बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं वो फिजिकल क्वालिटी वाटर की इंडिकेट करेंगे। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहला क्या है, जो सबसे पहला मेरा जो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्बिडिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट एंड ऑर्डर, कलर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो ये सारे क्या है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। पहला है इसके अंदर मेरा सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर इज द फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, वेयर एज डिजॉल्व सॉलिड्स इज़ अ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो सस्पेंडेड सॉलिड है वो किस टाइप की वो होते हैं हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो सस्पेंशन में रहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। और डिजॉल्व सॉलिड्स कैसे होते हैं, वो हमारे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं जो कि पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, घुले हुए होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर में बी इंड्यूस्ड बाय इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक क्ले, सिल्ट, और ड्यू टू ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक प्लांट फाइबर, ट्री लीव्स, एल्गाई, प्लैंकटन, और मे कम फ्रॉम इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी में कहाँ से आ सकते हैं, हो सकता है वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल से आ जाए, जैसे क्ले से आ जाए या सिल्ट से आ जाए। हो सकता है वो ऑर्गेनिक पार्टिकल से आ जाए, जैसे प्लांट से, फाइबर से आ जाए। हो सकता है वो इमिसिबल लिक्विड से आ जाए। इमिसिबल लिक्विड मतलब वो वाला लिक्विड जो कि पानी में घुलता नहीं है, तैरता रहता है। अब नोट देखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में भी डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली बट इनऑर्गेनिक मैटर डज नॉट डिकम्पोज बायोलॉजिकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके बारे में पूरा आगे पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स कार्बन विच इज़ इजिली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज microorganisms take carbon from organic matter and they will consume that carbon as their food, and after that consuming they will give oxygen.
तो वही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाते हैं। बायोलॉजिकली वर्ड जहाँ पर भी आ गया इसको मतलब हमने बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि एग्जाम बात करते हैं केले के छिलके की, तो केले के छिलके के अंदर क्या है, कार्बन होता है। तो अगर केले के छिलके को आप ऐसी ज़मीन पर फेंक देंगे तो 5-10 दिन बाद देखेंगे कि आपको केले का छिलका वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस केले के छिलके में से कार्बन को कंज्यूम कर लिया और उसके बाद वो जो केले का छिलका था वो क्या हो गया, प्रॉपरली डिकम्पोज हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की बोतल की, तो दैट इज़ इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो अब वो इनऑर्गेनिक जो मैटर है वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल के अंदर कार्बन मौजूद नहीं है। तो कार्बन मौजूद नहीं है तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगी, तो आपको 5 से 10 दिन बाद वहीं पर पड़ी हुई मिलेगी। अब बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में। सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर इंड्यूस्ड, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर इंड्यूस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एज द मेक द वाटर एस्थेटिकली अनप्लीजेंट। मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स, नॉर्मल सी बात करते हैं कि पानी के अंदर हमको अगर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पार्टिकल्स किसी भी चीज़ के हों, हम कह सकते हैं कि पानी साफ़ नहीं है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर पानी के अंदर हैं तो दे विल गिव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दैट इट विल शो लाइक इट इज़ नॉट अनप्लीजिंग और नॉट क्लीन। Suspended solids, if organic in nature, may result in growth of disease causing microorganisms। मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑर्गेनिक है नेचर में, तो वो क्या करेंगे, वो हमको वहाँ पर डिजीज़ पैदा करेंगे, जो कि किसके कारण होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होगी। क्योंकि मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मौजूद होना हो सकता है, वहाँ पर इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएगा आपको। सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन साइड टू बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट्स, दस द इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। मतलब जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएजेंट्स के साथ सस्पेंडेड सॉलिड्स का काफ़ी क्या होता है, एड्सॉर्प्शन साइड होता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में भी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे तो क्या होगा, हमको ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में आगे फर्दर दिक्कत आएगी। सस्पेंडेड सॉलिड्स लीड्स टू इंक्रस्टेशन इन पाइप्स देयर बाय रिड्यूस द डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। मतलब अगर मान लो पाइप के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा है तो क्या होगा, उस पाइप का डायमीटर, जिस पाइप से वो पानी मेरा पास हो रहा है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड्स बैठ जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन मतलब सॉलिड्स का पाइप के अंदर बैठ जाना। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इस मेजरमेंट करने के लिए हम एक ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक यूज़ करते हैं। वो टेक्निक क्या होती है, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम के थ्रू, उसके बाद मैं आपको पढ़ के बता दूँगा। देखिए इस टेक्निक को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, ये हमारे पास एक वेसल था, इसके अंदर ये हमारा वेसल था, इसके अंदर पानी मौजूद था, ये हमारा पानी है। इस पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल सॉलिड निकालेंगे, ठीक है। टोटल सॉलिड निकालने क्या किया मैंने, इस पूरे वेसल के अंदर, इस पूरे वेसल में जो भी था इसको मैंने 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट दे दी। जैसे हीट दी मैंने तो इसके अंदर पानी एवपोरेट हो गया और टोटल सॉलिड्स आ गए। उसके अंदर सस्पेंडेड प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स थे। पहला काम ये कर दिया मैंने, ठीक है। अगर एक तरीका ये था, सेकंड वे क्या था, मैंने क्या किया, ये जो पूरा जो इस वेसल में पानी है, इस पानी को मैंने फिल्टर पेपर से पास करा दिया। फिल्टर पेपर से पास कराया तो क्या हुआ, जो डिजॉल्व सॉलिड थे वो तो मेरे नीचे आ गए, ठीक है, और जो सस्पेंडेड सॉलिड थे वो मेरे फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो गए। अब उस सस्पेंडेड सॉलिड में भी कुछ पानी होगा और डिजॉल्व सॉलिड में कुछ पानी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो ऊपर बचा था रेसिड्यू फिल्टर के ऊपर, इसको मैं 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करता हूँ। तो क्या होगा, मेरा पानी एवपोरेट हो जाएगा और सस्पेंडेड सॉलिड्स यहाँ पर बच जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इस सस्पेंडेड सॉलिड्स में भी दो टाइप के हैं, एक तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, दूसरा कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे होते हैं, नेचर के अंदर वोलेटाइल होते हैं। इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो मैंने क्या किया, सस्पेंडेड सॉलिड्स को 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट प्रोवाइड कराई। तो इससे क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स थे वो तो क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, उड़ गए वो तो हवा के अंदर, और जो इनऑर्गेनिक थे वो क्या बच गए, बच गए। तो जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड बच गए, तो अगर सस्पेंडेड सॉलिड में से मैंने इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड माइनस कर दिया तो ये कौन से आ जाएंगे, मेरे पास ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाएंगे। अब यही काम मैंने कहाँ पर किया, डिजॉल्व सॉलिड्स के साथ किया। इसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड्स वाला वाटर था तो मैंने इसको 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर आ गया मेरे पास डिजॉल्व सॉलिड्स आ गए ओनली। या फिर आई कैन डू वन मोर थिंग कि डिजॉल्व सॉलिड निकालने के लिए टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। एक ही बात है, दोनों से कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मैंने क्या किया, इसको 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड होंगे वो तो उड़ जाएंगे और जो नॉन ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे
वो क्या हो जाएंगे, या फिर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पैदे में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड निकालने के लिए मैं डिजोल्व सॉलिड में से ऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड को माइनस कर दूंगा। अब बात करते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट और लिमिट फॉर कॉज फॉर रिएक्शन। तो टोटल सॉलिड की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है दैट इज़ 500 मिलीग्राम पर लीटर, और लिमिट फॉर कॉज फॉर रिएक्शन होता है दैट इज़ 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये होता क्या है, इसका मतलब ये है कि उस पानी के अंदर अगर 500 मिलीग्राम पर लीटर हमारे पार्टिकल्स मौजूद हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते 2000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए तो वो पानी हमारे लिए बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है। तो इसके बारे में जो थ्योरी है वो लिखी हुई है, वो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए, टोटल सॉलिड्स आर डिटरमाइंड बाय हीटिंग द टेस्ट सैंपल एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, बताया था मैंने आपको। सस्पेंडेड सॉलिड्स आर डिटरमाइंड बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर एंड द हीटिंग the residue left over the filter at 104 degree centigrade. Organic solids both in total and suspended from are determined by heating test sample and residue left over the filter at 600 to 650 degree centigrade respectively in muffle furnace. The temperature at which organic solid be volatile in nature are converted into vapors गिविंग बिहाइंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो तो इवेपोरेट हो जाएंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, हमारा इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड या फिर फिक्स सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे, ये तो था मेरे TS की रेंज, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोलती है कि जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं और उसको मेज़र कैसे किया जाता है, उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, उसकी लिमिट फॉर कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या होता है। ठीक है, और हम आगे आने वाले यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्बिडिटी के बारे में। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी को मेज़र कैसे करते हैं, उसकी यूनिट कैसे होती है, कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।